बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जमील चौधरी एक्स सिविल एज आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हमारी जो डिस्कशन है वो ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रिसेंटली माजी करीब में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने एक FIR दर्ज करवाई जिसमें एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 7 के तहत वो FIR दर्ज हुई। तो आज इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मुतलका अदालत में ज़मानत के लिए अप्लाई किया था, तो उन्हें 1 सितंबर तक ज़मानत मिल गई है। इसे हम अबूरी ज़मानत कहेंगे। तो हम इस पे बात करना चाहेंगे कि सबसे बुनियादी बात तो ये कि क्या जो इमरान खान साहब पे जो FIR दर्ज हुई है तो इसकी मंदरजात से, इसकी अबारत से क्या ऑफेंसेस जो उसमें मेंशन किए गए हैं, जैसे सेक्शन 7 है, तो इसका इतलाक इमरान खान साहब के किसी ऐसे अमल पे होता है जो उस पे ये सेक्शन जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है FIR में। और दूसरी बात यह है कि अगर ये जुर्म जो है उन पे लगाया गया है तो उसमें फिर आगे तरीक़ाकार या अदालती प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, और क्या इसका इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ को आगे जाके किसी भी किस्म का कोई परेशानी हो सकती है, या इसके ज़ाब्ता में, इसके तरीक़ाकार में कोई ऐसी इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं कि जो उनकी सियासी मामलात को, उनकी जो पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए वो बार बार मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ तकारीर में, मुख्तलिफ सेमिनार में वो बात करते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए, तो क्या उस पे के लिए ये ऐसी कोई रुकावट बन सकती है कि अगर उनको इस केस में प्रोसिक्यूट किया जाता है? तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आप दोस्तों की तवज्जो दिलाता चलूँ कि हम लोग जब इस पे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते हैं तो उस वक़्त हमारे इंग्लिश की बुक में एक बड़ी शानदार एक पोएम थी, पैट्रियट इनटू ट्रेटर। ये सिर्फ हमारे मुल्क का मामला नहीं है, तमाम ममालिक में, पूरी दुनिया में ये एक बात है कि हम लोग पहल किसी भी शख्स को, किसी भी लीडर को बड़े फूलों के हारों से, फूलों के गुलदस्तों से बड़ा उसका शानदार इस्तकबाल करते हैं, लेकिन एक वक्त ये आता है कि हम उसे उसी तरह से उसको बागी कहना शुरू कर देते हैं, उसको गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। तो हमारे मुल्क की अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक यही रहा कि चाहे वो लियाकत अली खां हों, चाहे वो मैडम फातिमा हों, फातिमा जिन्ना हों, उसके बाद आप आगे जाके देखें तो चाहे जुल्फ़कार अली भुट्टो हों, चाहे बेनज़ीर भुट्टो साहबा हों, नवाज शरीफ हों, तो इसी तरह का मामला अभी इमरान खान साहब को दरपेश है। तो मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर ऐड करूँगा कि इंसान की शख्सियत में बाज़ जैसे जैसे उसको कोई इक़्तिदार मिलता है तो उसकी शख्सियत में बड़ी बदकिस्मती है कि एक तकब्बुर और एक गरूर जो है वो झलकना शुरू हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों के मुतल्लिक़ हम लोग रवादारी और उस तरह से बिहेव नहीं करते जिस तरह से एक आम इंसान को करना चाहिए। वो हमारे मुल्क में हमेशा ये क्राइसिस, ये मुश्किलात रहीं कि जब भी कभी कोई पब्लिक फिगर बना तो उस वक़्त उसे ऐसे मुकदमात का सामना करना पड़ा जिस तरह का एक मुकदमा अभी इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं। तो मैं इसकी लीगल डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो खान साहब के ख़िलाफ़ अभी बहुत सारे केसेस की भरमार, उसमें यही केस जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 7 के तहत जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, इसके साथ उन्होंने तोशाखाना से जो चीज़ें
मुबैना तौर पर उन्होंने वसूल की, तो उन्होंने अपने गोशवारों में जिक्र नहीं किया, तो उनकी नाअहली के का मामला इस केस में भी चल रहा है। एक उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू है, जिसमें 31 अगस्त के लिए उन्हें शोकस नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया हुआ है। इसी तरह से जब उन्होंने 25 मई का एक जलसा किया था, एक लॉन्ग मार्च किया था, तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी थी मुतलका इदारों से, तो उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो भी अभी इन फील्ड हैं, वो ख़त्म नहीं हुई। फिर इसी तरह से इन लोगों ने इमरान खान साहब के खिलाफ और भी 1-2 FIRs दर्ज की हैं, और अभी आजकल वो एक शहबाज गिल साहब वाला मामला वो भी बहुत हाईलाइटेड है। तो कई सारी बातें हैं, ऊपर से 9 हलकों में इलेक्शन भी होने जा रहा है, तो सारी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो अब यहाँ पे मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आऊँगा कि इसमें जितना भी ये मामला चल रहे हैं, अगरचे इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त जो है नो डाउट इस कदर ज़्यादा है कि जो लोग ये कहते हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्शन में जीत जाएंगे, तो मैं तो वो इससे भी ज़्यादा कहता हूँ कि इमरान खान साहब की मकबूलियत इस वक्त पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है कि शायद उन्हें किसी भी हल्का से इलेक्शन उनसे जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा PDM के लिए और ये सारी सियासी जमातों के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं कि उन पे ये जो टेररिस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, टेररिज्म एक्ट के तहत, तो सबसे बुनियादी बात जो मैं अर्ज करूँ कि ये जो लॉ है ये बेसिकली 1997 में ये लॉ जो है वो बाकायदा तौर पर इनेक्ट हुआ, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट था। तो इसके मुतल्लिक कि क्या क्या चीज़ें आपके टेररिज्म में फॉल करेंगी, इसको एलेबोरेट किया गया है सेक्शन 6 में। एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 6 है, तो उसे वहाँ पे डिफाइन किया गया है। मैं भी आपसे ज़ाहिर है कोई बुक तो शेयर नहीं कर रहा हूँगा, लेकिन आपकी मालूमात के लिए कि इस केस में और आम केसेस में क्या फ़र्क होता है। जो आम अदालतें समाअत करती हैं, जो हमारी मुफस्सल कोर्ट्स होती हैं, या ऑनरेबल हाई कोर्ट है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो इसमें और इन केसेस में फ़र्क क्या है। जब भी कभी स्पेशल लॉ बनता है तो उसमें एक तरीक़ाकार, एक ज़ाब्ता अलग से मौजूद होता है। ये एक स्पेशल लॉ है, तो इसके लिए एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश की गई हैं, और ये गवर्नमेंट का इख्तियार है एंटी टेररिस्ट कोर्ट इस्टेब्लिश करने का। और इसमें अगर किसी आदमी पे FIR लॉन्च हो जाती है तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर से बिलो रैंक का आदमी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर सकता इस केस की। आप इसकी ज़रा ग्रेविटी को देखिएगा कि कम से कम BS 18 लेवल का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल का आदमी इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। और दूसरी बात जो है, अगर कुछ केसेस ऐसे केसेस हों जो ज़्यादा हीनियस नोयत के हों, जिनमें स्टेट ये समझे कि ये ज़रूरी है कि उन पे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बने, तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले से मैं आप लोगों को बात करूं कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जो कॉम्पोजिशन है वो 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है। उन 5 मेंबर्स में इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आर्म फोर्सेस हैं, सिविल आर्म फोर्सेस पे मुश्तमिल, और ये कम से कम 5 लोगों की ये मुश्तमिला कमेटी होती है। इनके पास किसी भी FIR के लॉन्च हो जाने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करना होती है, और उन्होंने फिर जो मुतलका IO है उसने वो बाकायदा एक रिपोर्ट 173 की रिपोर्ट, जिसे हम आम फहम ज़ुबान में चालान कहते हैं, वो मुतलका अदालत में सबमिट करना होता है। और अगर किसी वजह से, किसी बड़ी माकूल वजह से वो 30 डेज के अंदर जो है वो इसको कंपाइल ना कर सकें, इसको इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट ना कर सकें, तो इन्हें ग्रेस पीरियड के तौर पर 3 दिन मज़ीद हैं। तो हमारे यहाँ पे ये बड़ा अहम रहेगा इस मामले में कि आगे गवर्नमेंट इसको कैसे लेके चलती है। क्या कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है, या इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऐसा मुतालबा आता है, या उनकी पार्टी की तरफ से मुतालबा आता है, या गवर्नमेंट इस पे को प्रोसिक्यूट करती है इसकी फर्दरनेस में कोई ऐसा मामला। तो बाकी आ रही बात कि इसमें जब
کیس FIR درج ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے بیل جو ہے آج اپلائی کی، اس سے پہلے انہوں نے ایک پروٹیکٹیو بیل مانگا تھا آنریبل ہائی کورٹ سے، تو انہیں 3 دن کی بیل الاؤڈ ہوئی تھی، تو ابھی انہوں نے باقاعدہ طور پر متعلقہ عدالت سے رجوع کیا تو انہیں ابھی آج سے 1 سپٹمبر تک انہیں بیل الاؤڈ ہوئی ہے۔ تو بیل کا ایمبٹ کیا ہے؟ بیل کیا ہر صورت جو ہے وہ بیل الاؤڈ ہی ہوگی یا ہر صورت بیل خارج ہوگی؟ تو اس کے لیے میں تھوڑا سا اکیڈمیکلی آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ضرور تھوڑی سی بک سے بھی ہیلپ لوں گا کہ سیکشن 21 ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا، اس کا سب سیکشن 21D ہے، تو میں آپ لوگوں سے آپ کی سہولت کے لیے میں نے اسے اردو میں بھی حاصل کیا ہے، اس کا ایک ٹرانسکرپٹ جو ہے کہ اگر کسی کے خلاف FIR درج ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر بیل جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، تو وہ یہی ہے کہ اس میں کچھ جرائم بتائے گئے ہیں کہ جو نان بیلیبل کیسز ہوں گے ان میں بیل الاؤڈ نہیں ہوگی، اور جن کیسز میں بیل جو ہے ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ ان کی سزا جو ہے وہ سیکشن 7 کے مطابق 10 ایئرز یا اس سے زیادہ ہو، تو اس کو تو آلموسٹ یہ پروہیبٹری کلاز میں فال کر جاتا ہے، تو اس میں تو بیل الاؤ ہونا آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بڑی اہم رہے گی کہ یہ جو عمران خان صاحب کا یہ بیل والا معاملہ ہے تو اس میں عدالت متعلقہ جو ہے وہ کس طرح سے بیہیو کرتی ہے، تو میں متعلقہ سیکشن جو ہے وہ آپ لوگوں سے پڑھ کر ڈسکس کروں گا۔ 21D سیکشن ہے، متعلقہ دفعہ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ ضابطہ فوجداری میں بیل کے متعلق جو لاز ہیں جیسے 497 ہے، 496 ہے، اس کے بعد بقیہ 498 498A ہے، اگر ان کو تو مد نظر رکھیں تو کوئی بھی عدالت سن سکتی ہوتی ہے، لیکن ان کو پھر انہوں نے یہاں پہ ایک روکا ہے کہ یہ لاز اپلیکیبل نہیں رہیں گے، تو آپ کو 21D کے تحت آنا پڑے گا۔ تو پھر اس کی جو ورڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے وہی بیل کا دائرہ اختیار ہے اس کے پاس، تو اس میں یہ ہوگا کہ اس ایکٹ کے تحت تمام جرائم جن کی سزا موت یا 3 سال سے زیادہ نہ ہو وہ ناقابل 3 سال سے زیادہ ہوگی تو وہ ناقابل ضمانت ہوگی، اور اسی طرح سے اگر کوئی معقول وجہ نہیں ہوگی کسی کے پاس تو اس کی بیل الاؤڈ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کی سیکشن اس کی آگے کا جز ہے 3، تو وہاں پہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ عدالت کسی شخص کو ضمانت کے لیے قبول کر سکتی ہے جب اس کو اس بات پر یقین ہو کہ اس کے خلاف جو FIR جو درج کی گئی ہے اسے بہت زیادہ کوئی سالڈ گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہیں۔ تو اس کیس میں جو آنریبل ریلیونٹ عدالت ہے تو اس کا جو دائرہ اختیار جو ہوگا وہ بہت محدود ہوگا اس کیس میں، کیونکہ جہاں پہ عام بیل کے کیسز ہیں وہاں پہ دائرہ اختیار تھوڑا سا وسیع ہوتا ہے، تو اس میں ضرور کمزور ہوگی سچویشن اس کیس میں۔ تو میں یہاں پہ یہ بات ایڈ کروں کہ اگرچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا سیکشن 7 اپلائی کیا گیا ہے، تو اس کی سچویشن جو ہے وہ یہ رہے گی کہ بہت گریویس نیچر کے معاملات ہوں گے۔ تو سب سے بنیادی بات یہ دیکھی جانی ہے کہ سیکشن 6 میں جو ٹیررزم ایکٹ کی ڈیفینیشن کی گئی ہے تو اس کا اطلاق عمران خان صاحب پہ ہوگا بھی کہ نہیں۔ تو میری ہمبل جو ایک اوپینین ہے اس پہ میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا، تو جو میں سیکشن 6 کو پڑھتا ہوں تو وہاں پہ یوز اور تھریٹ ہے کسی ایکشن کی، اور پھر اس جو ایکشن کو آگے ایکسپلین کیا گیا ہے، تو اس میں جس طرح سے کھینچ کے اس بات کو لے کے آئے ہیں کہ خان صاحب نے کو بہت زیادہ سخت ریمارکس دیے ہیں اداروں کے متعلق یا انہوں نے کسی اتھارٹی کے متعلق،
تو شاید میں یہ کہوں گا کہ اسے تھوڑا سا ایگزیجریٹ کیا گیا ہے. تو اس طرح سے سیکشن 7 ایز سچ اپلیکیبل نہیں معلوم ہوتا جس طرح سے ایف آئی آر میں لگایا گیا ہے. تو عمران خان صاحب کا یہ کیس جو ہے وہ قدرے ان کیسز سے مختلف ہوگا. اور پھر میں ایک بات یہاں پہ اور عرض کر چلوں کہ خان صاحب پہ جو کیس جو بنایا گیا تو وہاں پہ ہماری انٹرنیشنل لیول پہ تھوڑی سی جگہ سائی ضرور ہوئی کہ ایک آدمی کچھ دن پہلے اس ملک کا وزیر اعظم تھا تو اس پہ تو کرپشن کا تو کوئی چارج ہو سکتا ہے چلے جی, لیکن وہ اسٹیٹ اوے اس پہ یہ چارج آ جائے کہ وہ ٹیررزم کا کوئی معاملہ اس پہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس معاملے میں عجلت سے کام لیا گیا ہے. تو ہر چیز کو اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں ایسے کہ ٹیررزم ایکٹ کی پروویژن باقی بھی دیگر لاز موجود ہیں تو انہیں ان فیلڈ لایا جا سکتا ہے. تو میں یہاں پہ ضرور یہ بات کروں گا کہ ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی اوپینین دینے سے پہلے متعلقہ جو لا ہے اسے ضرور دیکھنا چاہیے. تو میرا ہمبل اوپینین آپ لوگوں کے سامنے ہے. اگر آپ لوگ اس سے ڈفر کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں آپ کی گائیڈنس کا اسسٹنس کا ہمہ وقت طلبگار ہوں. بہت شکریہ, مہربانی, تھینک یو.